हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन है अमिताभ घोष, नीलमणि फुकन, दामोदर मोजे, अकितम अच्युतन नंबूदरी। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा दामोदर मोजे। इनको ही 2023 का, यहाँ लिखती हूँ, 2023 का 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बेसिकली ये गोवा के राइटर हैं। ठीक है, गोवा के ये राइटर हैं। और बात यहाँ पे हो रही है ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक है, और अगर मैं इनसे, ये देखो आप इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में ये है यहाँ पे दामोदर मोजे। ठीक है, इनसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूं तो देखो 1993 में ना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, 1993 में इनका ना एक उपन्यास है जिसका नाम है कारमेलिन। यहाँ लिखती हूँ मैं, कारमेलिन। ठीक है, तो इसी के लिए 1993 में ना इनको साहित्य, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1993 में। साहित्य अकादमी अवार्ड 1993 में इनको दिया गया। तो ये एक्स्ट्रा वाला भी आप याद रख के चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नेम्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है विक्रम साराभाई, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब देखो इनको ही ना मिसाइल मैन कहा जाता है। अब ये टर्म आया है एपीजे अब्दुल कलाम, तो सबसे पहले ना हम इनके फुल फॉर्म की बात करते हैं, इनके नेम की फुल फॉर्म की। ठीक है, तो एपीजे में ये होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है और ये हम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इनकी कुछ मैं बुक्स की बात करूं जो एग्जामिनर पूछता है हर एग्जाम में, तो जैसे हो जाएगा इंडिया 2020, यहाँ लिख देती हूँ, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, है ना। और एक बुक है इनकी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, हालांकि काफ़ी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, बट आपको ये 2-3 बुक ही याद रखनी है। ठीक है, मैंने कौन कौन सी बुक्स बताई, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर एंड टारगेट 3 बिलियन। अच्छा, इनसे रिलेटेड मैंने एक चीज़ कल बताया था ना, कल हम एक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, पूरा मॉडल। इस मॉडल का नाम था पूरा मॉडल, है ना, जिसे कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लाया गया था 2003 में। वैसे मैंने कल की क्लास में ये सारा डिटेल में करवा रखा है, और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है ना तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा। इंडिया के मैप पे कुछ इस जगह है बांग्लादेश। ठीक है, और इसी से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच की मैं एक एक्सरसाइज की बात करूँ ना, तो यह है संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है, संप्रति एक्सरसाइज हमारा ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। और सुंदरवन ये भी हमारा बांग्लादेश में ही है, कुछ हिस्सा वैसे पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो मैग्नस कार्लसन का संबंध कौन से गेम से है। ऑप्शन है बॉक्सिंग, गोल्फ, चेस, टेबल टेनिस। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना चेस, यानी कि शतरंज। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन हमारे चेस से रिलेटेड है और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, और अगर हो सकता है कहीं लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो बात यहाँ पे हो रही है कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है ना एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि हमें इक्वल अवसर मिलना चाहिए। हम जिसको हम कहते हैं ना अवसर की समानता, है ना, हर फील्ड में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अवसर की समानता। तो ये पूछा जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है। ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 22, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, आर्टिकल 12। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 16 बताता है अवसर की समानता के बारे में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अश्वघोष, अ पोइट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा द बुद्ध चरित, लिव इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। बात यहाँ पे हो रही है अश्वघोष की, जो कि एक पोइट थे और इन्होंने बुद्ध चरित लिखा था। ठीक है, जो कि क्या थी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो ये जो बुद्ध चरित जो लिखा था ना इन्होंने, तो ये जो अश्वघोष थे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अश्वघोष ये किसके कोर्ट में रहते थे, यानी कि किसके दरबार में ही रहते थे। ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कनिष्क, गौतमीपुत्र, श्री शातकर्णी। तो देखो ये जो कनिष्क थे ना, कनिष्क के दरबार में रहते थे, और जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और कुषाण वंश की स्थापना ये किसने की थी, तो ये की थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कुजुल कडफिशेष ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो ये पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो बात हो रही है कि जो प्राइमरी गोल इसका क्या था। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि हमारा ये जो लाया गया है ना बायोफ्यूल अलायंस, ये बेसिकली देखो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बायोफ्यूल होता क्या है। तो बायोफ्यूल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, ग्रेन हो गया, शैवाल हो गया, या फूड वेस्ट, इससे जो भी फ्यूल बनता है उसको बायोफ्यूल कहा जाता है। और इसे ये लाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसमें बेसिकली ना ध्यान दिया गया था टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, कि मतलब कि तकनीकी सहायता प्रदान करने पर इसमें बायोफ्यूल अलायंस में ध्यान दिया गया था। तो इसमें देखो प्राइमरी गोल पूछा गया है, तो मैं इसका देखो मेन हमें क्या कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी तो वो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी गोल इस पे टेक्नोलॉजी पर ही फोकस किया गया था। तो देखो यहाँ हम देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बूस्टिंग डिमांड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो आंसर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बायोफ्यूल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज। तो बात हो रही है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि जो शांति का जो सम्मान होता है ना, शांति काल में जो दिया जाता है, उस अवार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन है वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अशोक चक्र। ठीक है, अब देखो अशोक चक्र कब दिया जाता है, तो ये किसी भी इंसान को या सैनिक को उसकी वीरता, उसकी शूरता और उसका जो देश के प्रति बलिदान है ना, इसके लिए दिया जाता है। ये कोई भी इंसान हो सकता है, सैनिक हो सकता है, ये सैनिक वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो शांति काल में प्रदान किया जाता है ना, ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये है अशोक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द टोक्यो पैरालंपिक 2022। बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक 2022 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन सी कंट्री ने जीता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, यूएसए। तो देखो आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है। 1 नंबर में याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईस्ट प्रोड्यूसेस डैश गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बात यहाँ पे हो रही है जब जो ईस्ट होता है ना अपने रेस्पिरेशन के टाइम, ठीक है,
कौन सा गैस वो प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रथमेश जावरकर्स अपोनेंट इन द गोल्ड मेडल क्लैश एट द आर्करी वर्ल्ड कप फाइनल 2023। तो बात हो रही है कि जो आर्करी वर्ल्ड कप 2023 का था ना, उसमें जो प्रथमेश जावरकर थे, उसके अपोनेंट, उसके उनके कंपटीटर या उनके जो विरोधी थे वो कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, मैं आंसर ही बता देती हूँ ना सीधा, ये थे मिथियास फुलर्टन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, जो प्रथमेश जावरकर है ना, ये वैसे ये भारतीय मूल से ही है, तो प्रथमेश जावरकर थोड़े से ही पीछे रह गए थे, नहीं तो आज इनके हाथ में ये गोल्ड मेडल होता जिसको जीता है मिथियास फुलर्टन ने। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको कोई अवार्ड नहीं मिला, इनको यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था, सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल से ये थोड़ा ही चूक गए थे। ठीक है, और तो दोनों याद रखना है कि आर्करी वर्ल्ड कप फाइनल में देखो गोल्ड मेडल मिला मिथियास फुलर्टन को और सिल्वर मेडल मिला प्रथमेश जावरकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो बात हो रही है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया की, तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, बनेरघट्टा, बाइसन, गंगोत्री। आंसर हमारा हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है कहाँ पर? तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है ये। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यह है जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया और फिर अब दोबारा चेंज करके इसका नाम ना राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, और वैसे ना ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, बाकी नाम आपको तीनों याद रखना है। और ये बनाया गया था 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, काफ़ी बार इसका नाम चेंज हुआ है, आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्रीज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। बात हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस को, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो फ़ारेनहाइट का ना फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है 9/5 इंटू, यहाँ पे जो भी सेल्सियस होगा वो हम लिख देंगे और प्लस 32। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। ये 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। अब देखो हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 9 हमने 5 लिखा, ठीक है, इंटू सेल्सियस कितना है हमारे पास, ये है 25 प्लस 32, है ना। कट कर लेते हैं, 5 5 जा 50, ठीक है, 9 5 जा 40 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा और 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे 45 प्लस 32 ये हो जाएगा ना 77। तो ये इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 77। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो हमें इसमें बेसिकली फॉर्मूले पर ही ध्यान देना, तो आप इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट। तो यहाँ पे बताना है कि टाइडल पोर्ट कौन सा है। ऑप्शन है विशाखापत्तनम, कांडला, तुतीकोरन, चेन्नई। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कांडला। जो हमारा कांडला पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। ठीक है, अब कांडला पोर्ट की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। और कुछ रिलेट कर सकते हैं कि कांडला पोर्ट से हम, अच्छा एक करंट का आप रखिए, करंट 2007, वैसे तो 2017 की ही न्यूज़ है ये, बट हम इसको करंट से भी रिलेट करके चलेंगे। 2017 में ही ना इसका नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम फॉर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2023। बात हो रही है 2023 के नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की थीम क्या थी। तो देखो इसकी जो थीम थी ये थी द लिगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सोलिडेरिटी। ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। बात हो रही है यहाँ पे नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला जो थे ना वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे और इनको साउथ अफ्रीका का ही गांधी कहा जाता था।
और कुछ रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी एक बुक है, इस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये याद रखेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। और इनके सम्मान में ना हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला डे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिटरेसी रेट इज करेक्ट। देखो, मेल की लिटरेसी रेट की बात हुई है 82.14% की, ठीक है। और वैसे मैंने ये कल की क्लास में आपको कराया हुआ है, ये अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर अच्छे से पता होगा। और फीमेल की लिटरेसी रेट है हमारी 65.46%। तो देखो, हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा कौन सा जो डाटा है वो सही है और कौन सा गलत। तो देखो, मेल का हमारा बिल्कुल करेक्ट डाटा है, फीमेल का बिल्कुल गलत डाटा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ओनली फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओनली फर्स्ट कहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये इतना हो जाएगा। करेक्ट फीमेल का डाटा याद रखना है, ये था 65.46%, ठीक है। और ओवरऑल जो हमारा जो ये लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट तो नहीं, जो हमारा ये ओवरऑल मेल और फीमेल का जो मैंने बताया आपको 82 पॉइंट, ये हमें याद रखना है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिलीज्ड द रिवैम्प्ड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस 2047। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि जो IESS 2047 यानी कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047, इसको किसने रिलीज किया है। ऑप्शन है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो देखो, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। तो बात हो रही है यहाँ पे नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015 वाले दिन योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। और जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे PM होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है ये IESS 2047, ठीक है। एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो इसको लाने का जो मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज के मैनेजमेंट को ठीक करना, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज आप याद रखेंगे, इसके मैनेजमेंट के लिए इसे लाया गया है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें ना, 2047 तक ना हमें आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए, 100 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डेक्कन लावा ट्रैक्ट इन इंडिया। तो बात हो रही है कि डेक्कन लावा ट्रैक्ट में कौन सा सॉइल पाया जाता है। ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। आंसर हमारा हो जाएगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको बोला जाता है कपासी मिट्टी या कपास वाली मिट्टी, है ना, रेगुर मिट्टी बोला जाता है इसको, है ना। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। और ब्लैक मिट्टी की मैं अगर बात करूँ तो ये जैसे गुजरात वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, कर्नाटक वाला या और ये MP वाला, ये सारे एरिया इससे रिलेटेड हो जाएंगे ब्लैक सॉइल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर कैन करक्यूमिन अ कंपाउंड दैट शोज अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वी एक्सट्रैक्टेड। बात यहाँ पे हो रही है, एक करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ है, ये क्या दिखलाता है या कहाँ से इसको लाया गया है। तो देखो, हमेशा आपको याद रखना है, जो करक्यूमिन नामक का ये पदार्थ है ना, ये हमेशा हल्दी में पाया जाता है। हल्दी या हल्दी से बना कोई प्रोडक्ट, तो बेसिकली उस पर ये करक्यूमिन वर्ड लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टर्मरिक प्लांट से इसको निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ स्टेट। एक स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के लिए क्या एज निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन है 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम हमें
35 ईयर्स तो चाहिए ही चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, बट मिनिमम 35 चाहिए, ठीक है। तो हमारे देखो 20 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ पे। थैंक यू सो मच।